तो बेटा वेलकम टू नूम बायोलॉजी। हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्ट नीट बायोलॉजी 2027। आज से हम लोग चालू करेंगे अपना चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये चैप्टर आज से फुल एंड फास्ट चालू होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन और फिर धीरे धीरे करके जो भी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे हमारे सामने लिखी है कि व्हाट इज अ सेल। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों है पहले समझते हैं। पहले देखो लाइफ क्या होती है ना, लाइफ का क्या मतलब होता है। लाइफ का मतलब ये है ना कि कोई चीज़ जो ग्रो कर सके, जो क्या शो करे, ग्रोथ शो करे, और क्या शो करे, रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोड्यूस करने के बाद उसके पास हो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ यानी वो कर सके मेटाबॉलिज्म, और उसके पास हो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस यानी कि कॉन्शियसनेस। अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर हैं तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ भाई वो चीज़ जो है वो लिविंग है, वो उसके अंदर लाइफ है, वो जिंदा है। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? एनिमेट है, बायोटिक है। ठीक है। अगली चीज़ है यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है ना, यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी दीवार है और वो दीवार किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो हम लोग कहेंगे ईंटों से मिलके बनी है। तो एक ईंट इस पूरे दीवार की हो गई यूनिट। अब एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो वो मिनिमल चीज़ क्या है जिसकी क्लास में, तो हम लोग कहेंगे एक बच्चा, एक स्टूडेंट। तो ये एक स्टूडेंट हो गया उस पूरे क्लास की यूनिट। ये बात हमको समझ में आ गई। अब ये क्या है ना, सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है कि जो काम सेल करेगा वही काम उससे एसोसिएटेड ऑर्गन भी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हेपाटिक सेल मेटाबॉलिज्म में मदद कर रहा है तो पूरा का पूरा जो लिवर है वो भी मेटाबॉलिज्म ही करेगा। अगर मान लीजिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आपका ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है, तो वही काम किडनी भी करेगा। क्या ये बात हमको समझ आ रही है? अब अगली चीज़ है स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन ऐसे लंबा सा है, क्यूट क्यूट सा। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसको सिग्नल ट्रांसफर करना है। इसी वजह से जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो ऐसे फैला फैला लंबे में है। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? यानी कि लाइफ के लिए जो फंक्शनल यूनिट है यानी मिनिमल चीज़ जो काम कर रही है, और हमारे बॉडी का जो ढांचा बना रही है यानी स्ट्रक्चरल यूनिट, इन सब की जो बुनियाद है ना, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बुनियाद। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बुनियाद। वो क्या है? वो बुनियाद कुछ और नहीं, वो बुनियाद है सेल। समझ आ गया? अब ये डेफिनेशन हमको समझ आ रही होगी कि बुनियादी ढांचा और काम करने की इकाई जिंदगी को ही हम लोग कहते हैं क्या? सेल। ये बात हमको क्लियर हो गया। यही डेफिनेशन आपको जिंदगी भर पढ़नी है। द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप देखिए, ये जो फैक्टर्स है ना लाइफ के एसोसिएशन में कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें हम लोग लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। आगे देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे आसपास की जो चीज़ें होती हैं हमको कैसे पता चलता है कि कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है। अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चल गया कि वो ग्रोथ शो करना चाहिए, रिप्रोडक्शन शो करना चाहिए। अब हमारी किताब कहती है कि लिविंग बींग्स के पास ऐसा क्या है कि वो लिविंग है, और नॉन लिविंग के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो क्या है, नॉन मतलब बेसिकली वो लिविंग नहीं बन पा रहे हैं। तो लिविंग बींग्स के पास क्या है? लिविंग बींग्स के पास है सेल। क्या है लिविंग बींग के पास? सेल। ये हम लोग याद रखेंगे। ये बात हमको समझ आ गई। यानी कि द की डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके पास सेल होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के पास सेल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। आगे देखिए, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंफर्म कर ली है। ये डेफिनेशन हमको समझ में आ गया है कि इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड वन मोर थिंग, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ व्हाट? लाइफ। तो सेल इज व्हाट? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। कहीं कहीं आप इसको देखोगे लिखा है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। ये सारी बातें एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक बहुत आसान था, हम लोगों को क्लियर हो गया। ये तो चीज़ हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
अगला है कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सेल। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमारे शुरुआती पेज में एनसीईआरटी में ये डिवाइड किया गया है एक सेल के होने और एक से ज़्यादा सेल के होने की वजह से। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसको हम कहते हैं यूनी। यूनी का मतलब होता है अकेला यानी यूनिटी, ठीक है। यूनी का मतलब होता है यूनिटी, सिंगल यूनिट। तो यूनी का मतलब हो गया वन, सिंगल। सेलुलर का मतलब पता है, सेल। तो यूनी सेलुलर का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर के बना है। ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो चीज़ करने के कैपेबल होते हैं तभी वो जिंदा रहते हैं। एक तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये जिंदा रह सकते हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और ये एक अकेला सेल ही सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है लाइफ के, इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एंड सेकेंड इज व्हाट, इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एक अकेला सेल, यानी वही अकेला सेल न्यूट्रिशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, मूवमेंट भी शो कर रहा है और रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ हाउ मेनी थिंग्स, दे आर कैपेबल ऑफ टू थिंग्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये हमको याद हो गया, ठीक है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनता है तो उसको यूनिसेलुलर नहीं कहेंगे, हम उसको कहते हैं क्या बेटा, उसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। फिर से बोलिए, उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग देखते हैं कि सेल के कुछ गुच्छे एक काम करते हैं, सेल के कुछ गुच्छे एक काम करते हैं, कुछ गुच्छे एक काम करते हैं। इसी को ही तो हम कहते हैं क्या, टिश्यू। क्या ये बात समझ आ रही है। और फिर यही टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल हम और आप हैं, प्लांट है, बाकी जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं अगर वो लिविंग है तो वो मल्टी सेल्यूलर ही है। यूनिसेल्यूलर को देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, हमसे एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। यहाँ लिखा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ की कमी है, कोई भी चीज़ की क्या है, कमी है, वो इंश्योर नहीं करता, यानी वो आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता है क्या चीज़, इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि अगर कोई एक ऐसा जीव है, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको लिविंग रखने के लिए उससे कोई भी चीज़ उसमें कम है। क्या ये बात हमको समझ आ रही है। तो यानी कि आप इंश्योर नहीं कर सकते कि वो लिविंग है, कि मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता, बट ऑब्वियस ही बात है वो कर नहीं सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग कहेंगे वायरस। देखो वायरस के पास ना सेल में जो मिनिमल चीज़ें होती है उसके सर्वाइवल के लिए वायरस के पास नहीं होती। तो वायरस, आप देखिए वायरस लिविंग है, लेकिन वो लिविंग तभी है ना जब एक एग्जिस्टिंग लिविंग मेटाबॉलिक फेज के अंदर है, यानी एक लाइफ के अंदर है, तभी वायरस लिविंग होता है। अगर इसके बाहर है तब वो क्या है, नॉन लिविंग। तो आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये देखो लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके पास कंप्लीट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कंप्लीट सेल्यूलर ओरिएंटेशन नहीं है। ये लाइन हमको समझ में आ गई, ये हम लोगों को रट जानी चाहिए कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट प्रॉमिस इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। क्या ये बात हमको समझ आ गई। हम लोग कहेंगे ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सेल से बाहर निकालिए, अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करता, इसको चीज़ें चाहिए अपने हिसाब से काम करने के लिए। अब आगे देखिए, हिस्टोरिकल डिस्कवरीज की सेल कैसे आया। एक नाम तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, सर रॉबर्ट हुक का नाम हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक सर ने क्या लिया था, उन्होंने कॉर्क लिया था, उसमें उनको कैसे चीज़ें नज़र आई, उनको मधुमक्खे के छत्ते जैसी चीज़ें नज़र आए, उनको कमरे नज़र आए, ठीक है। ये जो कमरे थे इसको उन्होंने कहा स्मॉल कंपार्टमेंट, इन्होंने क्या कहा इसको, स्मॉल कंपार्टमेंट। और फिर ये जो कंपार्टमेंट थे बेटा, ठीक है, ये ऐसे नज़र आते थे जैसे उनके वहाँ पे जो मॉन्क पुजारी हैं वैसे रहते थे, और मॉन्क पुजारी जिस तरीके के कंपार्टमेंट में रहते थे उसको कहा जाता था सेल्यूला,
ठीक है, तभी वहां से नाम आया क्या, सेल, उन्होंने नया टर्म कॉइन कर दिया सेल। हालांकि जिस चीज को ये देख रहे थे, कॉर्क को, ओक ट्री के कॉर्क को ये देख रहे थे। कॉर्क क्या होता है ना, पेड़ का बाहर का जो स्टेम होता है जो मर चुका होता है, बेसिकली वो होता है। कभी कभार हम लोग जाते हैं ऐसे निकाल देते हैं मजे मजे में, जब छोटे बच्चे रहते हैं हम लोग। तो वो जो कॉर्क है ना, ये बेसिकली लिविंग नहीं था, ये क्या था, डेड था। क्या था ये, डेड था। लिविंग टिश्यू किसने ऑब्जर्व किया, एंटोनी वॉन लुएनहॉक साहब ने। अच्छा आप देखो एक चीज़, जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तो जब पता नहीं अब तुम लोगों में ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग जब थे तो हम लोग घर वाले खिलौने दिलाते थे, हम लोगों को बेब्लेड दिलाया जाता था। ठीक है, बेब्लेड, मॉडर्न टाइप लट्टू होता था, या दिलाया जाता था, योयो दिलाया जाता था। अब बेब्लेड क्या करते थे ना, उसको हर जगह चलाते थे हम लोग। अब क्योंकि कार्टून में चिंगारी निकलती थी, तो उसमें ज़बरदस्ती मेटल लगा करके, माचिस चिपका करके हम लोग चिंगारी निकालते थे। तो इंसान की ना ये फितरत होती है कि जब उसको कोई नई चीज़ मिल जाती है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने, जब उनको लेंस मिला, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। ये भी याद रखिएगा ना, रॉबर्ट हुक साहब ने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, ऐसा नहीं मार्केट में मिल रहा था, ये लोग अपना बना रहे थे, अपना अपना सेपरेट सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने हर चीज़ देखी, बार बार, मतलब जो पॉन्ड से देखा, इन्होंने टॉयलेट से देखा, बहुत सारी जगहों से देखा। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, कुछ ऐसे और मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसी को ही ध्यान समझिएगा, इन्होंने नाम दे दिया था एनिमल क्यूल्स। क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स। ठीक है, इसी को ही हम आज बैक्टीरिया नाम से जानते हैं। बेसिकली एनिमल का मतलब हो गया एनिमल, क्यूल्स का मतलब हो गया छोटा, क्योंकि जानवरों जैसे वो नजर आ रहे थे। अब क्योंकि वो मूव कर रहे थे तो बट ऑब्वियस सी बात है वो जिंदा थे, यानी कि एंटोनी वैन लुएनहॉक साहब वो पहले आदमी थे जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारे किताब में लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। याद रखिएगा, हुक साहब सेल, ठीक है, वो बेसिकली डेड सेल था। और ये न्यूक्लियस किसने, रॉबर्ट ब्राउन इन प्लांट सेल। ठीक है, ये हम लोग बात याद रखेंगे। अगली चीज आती है रोल ऑफ माइक्रोस्कोप। इसको समझते हैं। पहले क्या था ना, हमारे पास सिंगल लेंस सारी चीज़ें होती थी, सब कुछ कैसा था, सिंगल लेंस था। अब सिंगल लेंस था तो हम लोग सिर्फ बल्क चीज़ें देख पाते थे, डिटेलिंग नहीं देख पाते थे। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, तो हम सेल के अंदर देख पाए, यानी सेल के अंदर की जो चीज़ें थी वो रिवील होने लग गई, हमको डिटेल्ड स्ट्रक्चर समझ में आने लग गया। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको याद रखिएगा, द इन्वेंशन और द एडवेंट ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्स अस टू स्टडी सेल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से डिटेल्ड सेल्यूलर स्ट्रक्चर हम लोगों को समझ में आने लगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है, डिटेल सेल स्ट्रक्चर कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां तक हमको पूरी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। देखो जो सबसे पहला सवाल है ये तो नॉर्मल सवाल है, इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लगाएंगे जो PYQs के हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, बहुत आसान सवाल। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर नोन एज व्हाट, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। हम लोग कहेंगे सिंगल सेल तो है, वो तो यूनिसेल्युलर है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा और डिस्क्राइब किया, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सर एंटोनी वॉन लुएनहॉक। ठीक है, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, अगेन वेरी इजी आंसर, रॉबर्ट ब्राउन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जैसे हम और आप। क्या ये बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा PYQ देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो 2006 में आया हुआ था कि अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट न्यूक्लियस। देखो पहले प्रोटोप्लाज्म समझो क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म को अभी इतना जानो कि कोई भी सेल का जो भी लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट जो भी है वो सब प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन होगा। क्या बोला हम लोगों ने, सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस, और साथ ही साथ हम लोग कह रहे हैं क्या, मतलब बाकी बचे हुए ऑर्गेनेल, ये सारे के सारे लिविंग में है। तो अब फिर से देखते हैं, अब प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट न्यूक्लियस, ना ना गलत। अंडरगोइंग डिवीजन गलत। विदाउट सेल वॉल, हाँ ये क्या होगा आंसर सही, कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल क्या है ना बेटा, सेल वॉल नॉन लिविंग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेल्स केम विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज बिकॉज cells came with the development of the electron microscope, this is because, सारे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर
the resolving power, the electron beam, the electron microscope is more powerful ना. हाँ, ऑप्शन नंबर डी, the resolution power of electron microscope is much higher than the light microscope. क्या ये बात हमको समझ आ गई? यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी. आगे देखते हैं अगला सवाल. यहाँ पे एक सवाल है कि अ स्टूडेंट विशेस टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप यूजिंग 10x आईपीस एंड 45x ऑब्जेक्टिव पीस. ही शुड इल्यूमिनेट है हाँ, ही शुड इल्यूमिनेट यानी जला देना द ऑब्जेक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट सो एज टू गेट द पॉसिबल रिजोल्यूशन. एक चीज याद रखिएगा, जो रिजोल्यूशन होता है ना माइक्रोस्कोप का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के. यानी वेवलेंथ जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतना कम. तो विजिबल लाइट में हमारे पास क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भाई वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा. तो हमसे पूछा है कि जो भी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसको किस लाइट में देखें कि हमको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिले. तो आप देखिए यहाँ पे है ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड. तो इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट, इंडिगो तो दिया नहीं है. तो यानी कि ब्लू की जो वेवलेंथ है वो सबसे क्या है? कम है. यानी रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? ब्लू वाले में होगा. ये 2005 का हमारा सवाल है. अब ऐसे सवाल नहीं आते, लेकिन आप पीवाईक्यूज में लगाएंगे तो हम इसको कराते हैं. अगला एक सवाल है, ध्यान से देखिए. ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट. सेल होमोजेनेट का क्या मतलब है? कि हमने क्या किया कि हमने एक ट्यूब लिया, हमने सेल के अंदर इसको रखा और इसको पूरा गुच्छा ऐसा कर दिया. यानी कि सेल के अंदर के जितने मटेरियल्स थे वो उससे बाहर आ गए, अलग अलग हो गए. अब हमको ऑर्गेनल्स अलग करना है तो हम इसमें से कैसे अलग कर देंगे? बस इसको गोल गोल घुमा दो. भारी हल्के के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा. तो जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो होगा इसका क्या? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन. बेसिकली आप याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूज कराने से सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स है, जो सेल होमोजेनेट है, उसमें से हम लोग आराम से ऑर्गेनल्स को निकाल सकते हैं. इसको याद रखिएगा. फिर से हम कह रहे हैं सेल होमोजेनेट का मतलब बेसिकली सेल नहीं होता. सेल होमोजेनेट का मतलब है कि हम पहले ही उसको तोड़ के रखे हुए हैं, तोड़ने के बाद हमको उसमें से ऑर्गेनल्स निकालने हैं. ये थे कुछ सवाल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया. आज का लेक्चर थोड़ा सा इजी था. कुछ पॉइंट हम लोगों को इसमें से याद रखना था. जैसे कि हमको याद रखना है ये वाला पॉइंट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. और फिर उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ टू थिंग्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. तो ये था बाबू आज का हमारा लेक्चर. कल हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे क्या? सेल थियोरी. ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.